भी एक आदमी कंफर्म करते। यस ओके, थैंक यू। यस, तो जैसा हमने बताया, ये हम लोगों ने प्लान किया था हमारा पहला चैप्टर विच इज इंट्रोडक्शन ऑन स्टॉक मार्केट, ठीक है, इक्विटी गुरुकुल का। और इसके पीछे हमारा थॉट ये था कि मैक्सिमम लोगों को हम लोग ज्ञान दे पाए कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स कैसे की जाती हैं, कैसे स्टॉक्स को एनालाइज किया जाता है, ठीक है। तो ये हमारा जस्ट एक इंट्रोडक्शन है, बट वो इंट्रोडक्शन में जाने से पहले सबसे पहला और बेसिक सवाल जो हम लोगों के दिमाग में आता है और जो आना भी चाहिए, स्वाभाविक है, कि व्हाट इज स्टॉक मार्केट, स्टॉक मार्केट है क्या। सो बेसिकली कोई भी मेरे को इस फोरम बता सकता है कि व्हाट एग्जैक्टली इज स्टॉक मार्केट, सिंपल शब्दों में। आपकी आवाज थोड़ा सा कम आ रही है। स्टॉक का मार्केट तो बहुत इको हो रहा है बहुत ज्यादा। कोई अगर डबल डिवाइस या स्पीकर पे बात कर रहा है तो प्लीज ना करें। चलिए, सो ओके, कोई बात नहीं। मैं वापस अपने टॉपिक पे आता हूँ। तो व्हाट एग्जैक्टली इज स्टॉक मार्केट, ठीक है, इसको समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है, तभी हम लोग स्टॉक मार्केट के बेसिक्स को पकड़ पाएंगे, ठीक है। तो एक छोटी सी कहानी से शुरू करते हैं, ठीक है। व्हाट इज द डेफिनेशन। सो एक किसान था, ठीक है, उस किसान को का अपना एक फार्म था, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो। काफी सारी फार्म के आगे जो है खाली जमीन पड़ी हुई है इसके, ठीक है। और ये जो जमीन थी, ये इसके लिए एक, ये जो जमीन का हिस्सा है ये इसके लिए एक खाली ऑप्शन है, ठीक है, कि यहाँ पे ये क्या क्या चीजें इन्वेस्ट करना चाहता है क्या नहीं, ठीक है। तो जस्ट होल्ड ऑन, मेरे ख्याल से will need या सो ये जो है इनके सामने जमीन का हिस्सा काफी पड़ा हुआ है, खाली ब्लैंक हिस्सा। और ये जो आदमी था, इसके सामने ये पूरा एक अपॉर्चुनिटी था कि ये अपने किस तरह की खेती करे, क्या करे, ताकि जाके इस आदमी की आमदनी हो सके, ठीक है। और ये सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको डेफिनेशन बता रहा हूँ स्टॉक मार्केट की। तो इसने अपनी एनालिसिस पूरी की, और अपनी फंडामेंटल एनालिसिस पूरी करने के बाद इसने वहाँ पे खाली जमीन पे कुछ पेड़ लगाने शुरू किए, ठीक है, विच एंडेड अप इन ब्यूटीफुल रिजल्ट, ठीक है। तो यही है स्टॉक मार्केट। सो स्टॉक मार्केट में हमें सबसे पहले अपॉर्चुनिटी एरिया देखना पड़ता है, ठीक है। जैसे इस किसान ने देखा कि इसके फार्म के आगे बहुत सारी खाली जमीन पड़ी हुई है, ठीक है। उस अपॉर्चुनिटी एरिया को कैसे यूटिलाइज करें वो देखना पड़ता है, यानी कि उस खाली पड़ी हुई जमीन का ये किस तरीके से अपने फेवर में इस्तेमाल कर सकता है। फिर उस पर मेहनत करता है, और मेहनत करने के बाद जो है एंड रिजल्ट्स जो होते हैं वो इसको मिलता है, जिसको सेल करके वो अपनी वेल्थ बढ़ाता है। तो दिस डेफिनेशन इज बेसिकली अ स्टॉक मार्केट डेफिनेशन। स्टॉक मार्केट्स भी ऐसा ही है, ठीक है। सो हम लोग आएंगे। तो इस किसान ने अपने फंडामेंटल एनालिसिस में क्या किया, इसने पूरी अपनी रिसर्च की काफ़ी ज़्यादा डिटेल में, कि क्या क्या करूँगा मैं ऐसा जिससे मेरे को प्रॉफिट मिल पाएगा, ठीक है। और फाइनली अगर आप देखोगे तो इसने सबसे पहले अपनी मिट्टी की के ऊपर रिसर्च की कि मेरी ज़मीन जो है उसमें मिट्टी किस तरह की है, कौन सा पौधा उसमें काम ज़्यादा अच्छे तरीके से उग पाएगा, और उस अच्छे पौधे के लिए कौन सा अच्छा बीज होगा जो मेरे को डालना पड़ेगा अपनी ज़मीन पे, ठीक है। उसके पास पानी की क्या कैपेसिटी है, कि पानी का वो कहाँ से जुगाड़ कर सकता है। अगर मान लीजिए वो एक ऐसे एरिया में रह रहा है जहाँ पानी की किल्लत होती है या कमी होती है, तो वो भी ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। और क्लाइमेटिक कंडीशंस भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, कि अगर मान लो वहाँ पे अक्सर सूखा पड़ता है या तूफान आता है, तो उससे वो कैसे टैकल करेगा। तो ये एक जॉइंट स्टडी की उसने अपने पूरे फार्म के ऊपर, ठीक है। तीसरा, उसने फिर डिटेल्स निकाला कि चलो मेरे को अपनी जमीन का आइडिया आ गया, मुझे अपनी मिट्टी का आइडिया आ गया,
मैंने अच्छी क्वालिटी का बीज ले लिया, पानी और बाकी सब चीज़ों की व्यवस्था भी मैंने कर ली। अब मैं फर्टिलाइजर जो डाल रहा हूँ अपनी ज़मीन में, वो कौन सा ऐसा डालूं जिससे मेरे पौधों को कम से कम नुकसान पहुंचे और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन जो है मैं अपने प्लांट से निकाल पाऊँ। ठीक है, तो फर्टिलाइजर्स और केमिकल्स की उसने पूरी, पेस्टिसाइड्स की स्टडी की और फाइनली उसने इंश्योर किया कि जो भी वो लगा रहा है उसको एक प्रोटेक्शन मिल पाए। तो प्रोटेक्शन के लिए उसने चारों तरफ अपने ज़मीन के वायरिंग लगा दी ताकि कोई जानवर आके उसको खा ना जाए, फसल को नुकसान ना दे जाए। तो ये सारी चीज़ें उसने अपने फंडामेंटल एनालिसिस में की और फाइनली जाके उसने बीज बोए और बीज बोने के बाद उसको एंड रिजल्ट जो मैंने आपको दिखाया था प्रीवियस स्लाइड में वो मिला, विच वॉज फ्रूट। ओके, और उसने अच्छा खासा अपना वेल्थ बनाया। ठीक है, तो ये है पूरा हमारा ओवरऑल फंडामेंटल एनालिसिस और स्टॉक मार्केट का ज्ञान। ठीक है, तो स्टॉक मार्केट में भी हम यही करते हैं। हम सबसे पहले पहचान करते हैं कि हमारे अच्छे स्टॉक्स, अच्छे सेक्टर्स कौन से हैं जहाँ पे हम आज नहीं, आज से आने वाले समय के बाद भी अच्छा खासा प्रॉफिट कमा के डिपेंडेंट रह सकते हैं। ठीक है, या वो सेक्टर्स जो अच्छे खासे प्रॉफिटेबल चल सकते हैं। उन सेक्टर्स में कौन कौन से टॉप लीडर्स हैं या कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो साल दर साल अच्छे तरीके से ग्रो कर रहे हैं, बाकी सबसे रेस में आगे चल रहे हैं, और उनके मैनेजमेंट में ऐसी क्या खास बात है जिसके वजह से मैनेजमेंट में या उनके ब्रांड में ऐसी क्या खास बात है जिससे जिसके वजह से उनका ब्रांड जो है वो मार्केट में हमेशा लीडिंग फ्रंट पे काम कर रहा है और तेजी से ग्रो करता जा रहा है। ठीक है, फर्टिलाइजर यानी कि अगर मैं इस पे बात करूं स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, तो ये फर्टिलाइजर जो होता है ये उस कंपनी की एक तरीके से डिटेल रिपोर्ट होती है जिसमें हम देखते हैं कि कंपनी के ऊपर कर्ज कितना है, प्रमोटर्स की होल्डिंग कैसी है। ठीक है, क्योंकि अच्छा सेक्टर होना ठीक है, अच्छा उसमें क्या बोलते हैं, ग्रोथ होना सही है, अच्छा मार्केट लीडर होना सही है, मैनेजमेंट की क्वालिटी होना सही है, लेकिन अगर मान लो कंपनी के अंदर कुछ और रिस्क फैक्टर्स हैं, जैसे डेब्ट एक बड़ा रिस्क फैक्टर हो जाता है कंपनी के अंदर, कि अगर कंपनी कर्जे में है तो जैसे आज अचानक इन्फ्लेशन की समस्या पिछले 6-7 महीने से मुंह खोल के खड़ी है हमारे सामने, तो वही इन्फ्लेशन की समस्या से हम लोग कैसे टैकल कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है फंडामेंटल स्टडी में हमें पकड़ना और उसको करना भी। ठीक है, थ्रेट कहाँ से मिलने वाला है, अगर मान लो जैसे जनरेशन अगर चेंज हो रही है तो उस चेंज होते हुए जनरेशन को हम कैसे पकड़ें। ठीक है, प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन यानी कि सेफ स्टॉक्स, सेफ स्टॉक्स यानी हमें एक अपने पूरे पोर्टफोलियो का या हमारे पूरे स्टॉक के इक्विटी के मिक्स का हमें एक ऐसा पोर्टफोलियो बनाना है जिसमें अगर मान लीजिए एक सेक्टर अगर प्रेशर में है भी तो बाकी सेक्टर्स उसको सहारा दे जाएं। फॉर एग्जांपल मैं अगर अपने पोर्टफोलियो की बात करूं तो आईटी इंडेक्स पिछले 3-4 महीने से बहुत ज़्यादा प्रेशर में था, और लेकिन बाकी इंडेक्स मेरे ठीक ठाक चल रहे थे। तो एक तरह से आईटी अगर प्रेशर में था तो इसका मतलब वो गिर नहीं रहा था लेकिन कांस्टेंट था। ठीक है, वो थोड़ा बहुत फॉल आया तो आया लेकिन एक तरह से वो बहुत ही ज़्यादा कांस्टेंट था। तो बाकी सेक्टर्स ने अपनी ग्रोथ इंश्योर की और बैलेंस तरीके से पोर्टफोलियो जो है वो बढ़ता गया धीरे धीरे। ठीक है, मार्केट की फॉल आई तो सभी सेक्टर्स डाउन हुए, वहां पे हमने और ज्यादा पैसा लगाया और अच्छे स्टॉक्स को हमने और अच्छे लेवल पे एवरेजिंग की। और आप सब लोग जो इस कॉल में जुड़े हुए हो, जो मेरे ग्रुप में भी हो, आप सब लोगों ने इसका एहसास किया है कि राइट टाइम पे एवरेज करना गिरते हुए बाजार में किस तरीके से प्रॉफिट दे जाता है। ठीक है, ये स्लाइड में एक बार पहले भी अपनी वीडियो में कवर कर चुका था कि ऐसा क्या था जो हमें स्टॉक मार्केट की तरफ खींचता है। ठीक है, सो अगर आप देखोगे तो बिफोर कमिंग टू दिस स्लाइड मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, इंसान को अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए क्या करना चाहिए। जब मैं ये सवाल एक पूछता हूँ तो मेरे को जनरली जो आज तक जो जवाब मिले हैं वो यही मिले हैं कि हमें रुपया चाहिए, हमें पैसा चाहिए, हमें मेहनत अच्छी करनी चाहिए, हमें फ्यूचर स्टॉक्स पे नज़र रखनी चाहिए। ठीक है, हमें ईमानदारी की बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत है। ठीक है, राइट जगह पे हम पैसा लगाएं वो हमें काफ़ी देर तक इंश्योर करना है।
फाइनेंशियल सिक्योरिटी होना चाहिए, इंश्योरेंस होना चाहिए लाइफ का, ताकि हम लोग रिस्क फ्री होकर आगे कदम बढ़ा सकें। तो ये सारे जवाब, मिक्स रिस्पॉन्सेज जो है वो मिलते हैं। लेकिन एक जवाब अक्सर लोग मिस कर जाते हैं, वो है, और जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, वो है चेंज। चेंज लाइफ में बहुत ज़्यादा जरूरी है आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, अगर हम लोग चेंज नहीं करेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। और मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल्स दूंगा। आपने अम्बेसडर कार का नाम सुना होगा। एक टाइम पे वो बहुत बड़ी शान होती थी अपने देश में। जिसके पास अम्बेसडर है बोलते थे वो राजा है। ठीक है, और बहुत शौक से लोग एक्स्ट्रा पैसा देके भी अम्बेसडर की बुकिंग कराते थे, और वो गाड़ी कोशिश करते थे कि उनके घर पे लगी रहे। नेता लोग तो इनफैक्ट आज से 5-7 साल पहले तक अम्बेसडर में ही चल रहे थे, बिकॉज उसका नाम ही था वैसा, अम्बेसडर। ठीक है, और जैसा नाम वैसा उसका काम भी था। गाड़ी भी बहुत मजबूत थी, टिकाऊ थी, सब कुछ था उस गाड़ी में। ठीक है, लेकिन आज अगर कोई कार खरीदने के बारे में सोचे तो कितने लोग ऐसे हैं जो अम्बेसडर के बारे में सोचते हैं? आपको बहुत कम लोग ऐसे मिल जाएंगे। ठीक उसी तरीके से HD एक बहुत ही ज्यादा चलने वाली सक्सेसफुल बाइक थी। यामाहा RX 100 बहुत ज्यादा चर्चित मॉडल रहा है। बजाज का स्कूटर बहुत ज्यादा चर्चित मॉडल रहा है। और गाड़ियों की बात क्यों करूं, मैं दूसरी जगह पे भी आ जाऊं। नोकिया नोकिया का स्मार्टफोन नहीं, उनका मोबाइल बटन वाला फोन, सॉरी, जो नॉर्मल फोन होता था वो बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल रहा है अपने टाइम पे। कोडैक का कैमरा बहुत ज्यादा सक्सेसफुल रहा है अपने टाइम पे। लेकिन इन सब ने एक चीज नहीं किया, वो था चेंज। और आज वो चेंज नहीं किया, कंज्यूमर की डिमांड पे ये लोग सही टाइम पे चेंज कैप्चर करके ये लोग अपने आप को बदल नहीं पाए। इसीलिए आज ये कंपनियां या तो वजूद से मिट चुकी हैं या बहुत ही ज्यादा स्ट्रगलिंग फेज में है। ठीक है, सो ये है चेंज आपके सामने 3 जनरेशंस का। जो हमारे फादर्स थे या फोर फादर्स थे, उन्होंने गोल्ड में, सिल्वर में इन्वेस्ट किया। पिताजी लोगों ने प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट किया, बैंक एफडीज में इन्वेस्ट किया। वहां उनको अच्छा खासा रेट मिल रहा था। अब जब जमाना ही वैसा नहीं रहा जहाँ गोल्ड में अच्छा खासा रिटर्न मिल रहा है, या प्रॉपर्टी में या एफडी में अच्छा खासा रिटर्न मिल रहा है, तो एक ही ऑप्शन बचता है, वो है हमारे पास इक्विटी। ठीक है, अच्छा, इसमें इक्विटी में खूबसूरत बात यह है कि जब गोल्ड और इनके प्रॉपर्टीज के मतलब गोल्डन पीरियड चल रहे थे, तो भी इक्विटी उनसे आगे था, और आज भी इक्विटी उनसे आगे है। और ये आगे चलने वाली जनरेशन में भी मतलब ये आगे ही रहेगा, क्योंकि ये बिजनेस है और इंडिया जो है एक ग्रोथ ट्रेजेक्टरी पे है। जैसे जैसे इंडिया ग्रो करता जाएगा, जैसे जैसे आबादी बढ़ती जाएगी, बिजनेस बढ़ता जाएगा, स्टॉक मार्केट्स अपने आप ग्रो करेंगे। तो ये कॉमन मैक्रो एनालिसिस है हमारे स्टॉक मार्केट का। और ये केवल इंडिया के साथ नहीं, यूएस का स्टॉक मार्केट पिछले 150 सालों से बढ़ रहा है। हम 40 साल पहले लॉन्च हुए हैं ऑफिशियली, बट यूएसए में जो मार्केट है वो पिछले 150 सालों से बढ़ रहा है। यस, तो जो यूएसए का मार्केट है वो पिछले 150 सालों से बढ़ रहा है। ठीक है, और इसके वजह से हम लोगों को अपने इन्वेस्टिंग स्टाइल को चेंज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हम आज के दिन में गोल्ड या सिल्वर के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट होने का नहीं सोच सकते। हम आज के दिन में प्रॉपर्टी पे या एफडी पे या पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट पे या गवर्नमेंट के पीएफ पीपीएफ पे ज़्यादा डिपेंडेंट होने के बारे में नहीं सोच सकते। यस, नहीं सोच सकते जब मैं बोल रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं कि बिल्कुल नहीं सोचना है। सोचना है, हमें हमेशा अपने टोटल असेट क्लास को या इन्वेस्टमेंट क्लास को एक बैलेंस करके चलना चाहिए। ठीक है, और ये हमारे एज के ऊपर डिपेंड करता है। तो एक बेसिक रूल है, अगर आप 30 से 40 साल के ब्रैकेट में बैठे हुए हैं, तो आपका 70% पैसा जो है वो इक्विटी में होना चाहिए, 30% जो है वो ये बाकी 2 क्लास में होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आपकी रिटायरमेंट जो होती है वो हार्डली 10 से 15 साल दूर रह जाती है, और वहां पे आप कोई ऐसे फ्लक्चुएटिंग असेट क्लास में इन्वेस्ट करना नहीं पसंद करेंगे जो बहुत ज्यादा वॉलेटाइल हो, अप एंड डाउन हो। पेशेंस लेवल वैसा नहीं रहता, और लाइफ को थ्रेट भी बहुत ज्यादा हो जाता है जैसे जैसे हम एज ब्रैकेट में बढ़ते जाते हैं। ठीक है, वैसे ही अगर आप देखेंगे तो जैसे हमारी एज कम रहती है, यानी बिटवीन 20 to 40 होती है, तो आप इसमें रिवर्स कर सकते हैं अपने कैलकुलेशन को। 70% आपको अपने इन्वेस्टमेंट जो है इक्विटी में रखनी है,
30% जो है या 20% जो है आप अपने दूसरे असेट क्लास में रख सकते हो, जैसे गोल्ड हो गया या सिल्वर हो गया या प्रॉपर्टी हो गया या बैंक पीपीएफ या प्रोविडेंट फंड्स हो गए या बैंक एफडीज हो गई। ठीक है, इन सब में आप अपना पैसा रख सकते हो, क्योंकि आपके पास एक एज का फैक्टर है, आपके पास वो टाइम है। तो आप जितना लेट रहोगे उतना आप अपने आप को नुकसान दे रहे हो। मैं तो ये चाहता हूँ कि आप लोग इनफैक्ट जितने भी यहाँ पे मैरिड लोग हैं अपने बच्चों के नाम पे या ग्रैंड पेरेंट्स हैं तो अपने नाती पोतों के नाम पे एटलीस्ट आप लोग अपना उनका जो इन्वेस्टमेंट है, चाहे म्यूचुअल फंड के जरिए जाइए या स्टॉक मार्केट में डायरेक्टली आप इक्विटी लीजिए, क्योंकि होना तो वो स्टॉक्स में ही है, वो जाना तो पैसा स्टॉक्स में ही है। तो वो काम आप उसमें बिल्कुल बिना डीले के स्टार्ट कीजिए। ठीक है, तो हमारे ग्रुप में आपने देखा होगा जब भी कोई लड़की का बर्थडे होता है तो मैं उसके नाम पे एक स्टॉक जरूर देता हूँ। वो कारण उसका ये है कि मैं चाहता हूँ कि एटलीस्ट वो पेरेंट्स जो हैं उस लड़की को का वो स्टॉक जो है उसके मेच्योरिटी तक, जब तक वो 20 या 21 साल की नहीं हो जाती हैं तब तक उसको होल्ड करें, तब तक उनको बच्चों को वैल्यू समझ में आएगी कि किस रेट पे लगा था और आज किस रेट पे आके खड़ा है। ठीक है, और सब पेशेंस के साथ साथ अगर इस अच्छे स्टॉक्स को होल्ड किया जाए तो वो मल्टीफोल्ड रिटर्न्स देते हैं, और वैसी वैल्यू वैसा रिटर्न शायद ही कोई दूसरा एसेट क्लास दे रहा है आज के दिन में, और ना ही आगे चल के कोई मैच कर सकता है इसको। तो फंडामेंटल्स, कमिंग टू फंडामेंटल्स, आप देखोगे तो किसी भी स्टॉक्स को लेने से पहले हमें बेसिकली दो तरीके के फंडामेंटल्स पे स्टडी करना चाहिए। एक है ROCE और ROE, विच इज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, और रिटर्न ऑन इक्विटी। ठीक है, प्रॉफिट ग्रोथ। और ये दोनों टॉपिक्स हम लोग आज कवर करेंगे, और बाकी जो हैं ये हम लोग आने वाले अपने वीक के सेशंस में कवर करेंगे। ठीक है, इसमें कुछ टॉपिक्स और हैं मैं जो इंक्लूड नहीं किया हूँ, लेकिन मैं उसको फिल अप कर दूंगा। सो ROCE और प्रॉफिट ग्रोथ ये हमारा आज का फोकस एरिया रहने वाला है। ठीक है, बट बिफोर कमिंग टू दिस इंडिविजुअल टॉपिक ऑफ ROCE, ठीक है, नाउ ROCE क्या होता है ये जरा सा मैं आप लोगों को बता दूं। जब भी हम अपनी तरफ से कोई बिजनेस में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचते हैं, आप खुद का ही बिजनेस चालू करने के बारे में सोचते हैं, तो सबसे पहले आपको क्या फैक्टर आपके दिमाग में आता है? सबसे पहले आपके दिमाग में आता है कि प्रॉफिट, कि मैं आज यहाँ बिजनेस ले लूँ तो प्रॉफिट क्या होगा। मेरे ख्याल से ये कैलकुलेशन हर आदमी करता होगा अपने लेवल पे। एक्सक्यूज मी, या सॉरी, ये कैलकुलेशन जो है आज हर आदमी करता है अपने पास, क्योंकि बिना प्रॉफिट के तो हम लोग इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचते नहीं है। तो चाहे आप स्टॉक्स में पैसा लगा के अपनी इन्वेस्टमेंट करें या खुद का बिजनेस खोल के अपना इन्वेस्टमेंट करें, जो सबसे पहला चीज आप देखते हो वो है प्रॉफिट। ठीक है, और प्रॉफिट अगर अच्छा है तो डेफिनेटली आप उस बिजनेस में जाने के बारे में सोचेंगे ना। आपके पास जो है वो दो ऑप्शन है जनरली। ठीक है, और जो दो ऑप्शन क्या है मैं आपको बताता हूँ। या तो आप आज अपनी सर्विस लाइफ में कहीं पे सर्विस नौकरी कर रहे हो, या फिर आप मान लीजिए कोई खुद का बिजनेस कर रहे हो। तो आपको मालूम है, आपको अगर फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए की जरूरत है आज अपना घर चलाने के लिए हर महीने, 80,000 से 1 लाख, अगर आप 20 साल 25 साल के पैकेट में हो तो 50,000 70,000 में भी काम आपका हो जाएगा। ठीक है, तो आज आपको अगर मान लीजिए इतने पैसे की जरूरत है, तो या तो आप ऐसी जॉब ज्वाइन करेंगे जो आपको इतना पैसा दे पाए। ठीक है, क्योंकि नहीं देगा, उससे कम देगा तो डेफिनेटली आपको अपने घर पे डिपेंडेंट होना पड़ेगा, जो कि आप चाहते नहीं हो। एक पढ़ाई करने के बाद, एक अच्छी हाई डिग्री लेने के बाद आप वो चीज करो और घर वालों के ऊपर फिर भी बोझ बने रहो। दूसरा ऑप्शन है कि आप खुद का बिजनेस चालू कर लीजिए। जब आप खुद का बिजनेस चालू करेंगे तो आपके पास अगेन दो ऑप्शन आते हैं। कि पहला क्वेश्चन जो आपके दिमाग में आता है वो ये है कि क्या मेरा वो आज की रिक्वायरमेंट जो है उतना पैसा जो है वो मेरा बिजनेस जो है वो मेरे को दे सकता है क्या। अगर नहीं दे सकता तो जाहिर सी बात है बिजनेस करके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो आपके रनिंग एक्सपेंसेस को मीट नहीं कर रहा है। अगर दे सकता है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। तो ये दो चीजें आपको अपने ध्यान में रखनी है। सो स्टॉक मार्केट क्या करता है, अब आपको मान लीजिए आपने डिसाइड किया कि आपका जो रनिंग एक्सपेंस है महीने का वो है 1 लाख रुपए।
अब 1 लाख रुपए पर मंथ नेट रिटर्न सब खर्चे काटने के बाद अगर कोई बिजनेस आपको दे सकता है तो मान लीजिए वो कम से कम ऐसा बिजनेस होगा जिसमें आपके 50 से 60 लाख रुपए तक की इन्वेस्टमेंट होगी, तभी आपको साल में जाके एटलीस्ट 10 से 12 लाख रुपए निकल पाएंगे। और ये मिनिमम साइड मैं आपको बता रहा हूँ, 50-60 लाख रुपए तक की आपकी इन्वेस्टमेंट आपको लग जाएगी अगर आप कोई वाइट बिजनेस की तरफ जाते हैं। ब्लैक बिजनेस की मैं बात नहीं कर रहे हैं आपके। लेकिन वही अगर आप जॉब में जाते हैं तो आपको ऑब्वियसली एक हायर डिग्री लेनी पड़ेगी, उसमें भी आपको लाखों खर्च करने पड़ेंगे और तब जाके आपको 1 लाख रुपए तक के आसपास की जॉब आपको मिल पाएगी। ठीक है, तो मेरा ये क्वेश्चन है कि क्या आपके पास उतना फंड अवेलेबल है कि आप 70-80 लाख रुपए लगा के आज के दिन में 1 लाख रुपए तक का बिजनेस आप कमाई करने वाला आप कर सकते हैं? है तो वेल एंड गुड, आज अपनी जॉब छोड़िए, अपना बिजनेस चालू कीजिए, और उससे बेस्ट कुछ नहीं होता अपने काम से अच्छा। और नहीं है, मान लीजिए आपके पास 4 लाख रुपए हैं या 5 लाख रुपए हैं या 10 लाख रुपए हैं, तो कंपनी, तो हमारा स्टॉक मार्केट ने हमको ये ऑप्शन दे रखा है कि आप कोई अच्छा बिजनेस स्टॉक मार्केट से चुन लीजिए, उनके स्टॉक में पैसा लगाइए, उनके मालिक बन जाइए। अगर वो कंपनी रिटर्न कमा रही है अपना, जो आरओसी मैंने यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, अगर वो कंपनी अपना रिटर्न कमा रही है अच्छा खासा, तो आपको भी वो रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा। ये आरओसी जो लिखा हुआ है मैंने, अगर वो कंपनी अपना रिटर्न कमा रही है 20% का या 25% का, तो आपको भी वो रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा। तो किसी भी स्टॉक में जब आप एंटर करते हैं तो सबसे पहली चीज जो आप देखते हैं वो देखते हैं रिटर्न। ठीक है, और दूसरी चीज जो आप देखते हैं कि ये रिटर्न जो है ये 20% आपको मिल तो रहा है, लेकिन क्या उस कंपनी का बिजनेस भी ग्रो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जैसे मान लीजिए वही सेम आपके पुराने एग्जाम्पल में मैं आ जाऊं कि अगर आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं जिसमें आपको 1 लाख रुपए तक का प्रॉफिट हो, तो वो बिजनेस अगर मान लीजिए हमेशा आपको 1 लाख रुपए तक का प्रॉफिट देता रहेगा तो वो सही है क्या? बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे जमाना बढ़ेगा, जैसे जैसे साल बढ़ेंगे, वैसे आपके खर्चे बढ़ेंगे। ठीक उसी तरीके से अगर कोई बिजनेस आप कर रहे हैं या अगर कोई जॉब आप कर रहे हैं और वो अगले 20 साल 25 साल तक आपको केवल 1 लाख रुपए की सैलरी हर महीने देता रहा, तो भी काम नहीं होगा, क्योंकि आपके भी वहाँ पे आपके नीड्स बढ़ेंगे, आपके एक्सपेंसेस बढ़ेंगे, शादी होगी, खर्चे बढ़ेंगे, ग्रैंड पेरेंट्स का खर्चा आएगा, मेडिकल का खर्चा आएगा, बच्चों की पढ़ाई का खर्चा आएगा। तो जैसे जैसे लाइफ में आप ग्रो करेंगे आपके एक्सपेंसेस भी ग्रो करेंगे, कम नहीं होते हैं खर्चे, खर्चे बढ़ते ही हैं हमेशा। तो आरओसी ही केवल नहीं देखना है, आरओसी के साथ साथ आपको ये देखना है कि कंपनी का बिजनेस जो है वो ग्रो कर रहा है कि नहीं। अगर बिजनेस ग्रो करेगा तो जाहिर सी बात है उसका प्रॉफिट ग्रो करेगा, क्योंकि रिटर्न शानदार है, और रिटर्न शानदार है तो आपका इन्वेस्टमेंट भी ग्रो करेगा, आपकी शेयर की वेल्थ जो है वो भी ग्रो करेगी। ठीक है, और एक रूल हमेशा याद रखिएगा, जितना कंपनी ग्रो करती है उससे ज्यादा आपको कभी भी अपने स्टॉक से उम्मीद नहीं लगानी चाहिए। अगर आपकी कंपनी ने 20% का प्रॉफिट जोड़ा है इस साल या अगले 3 साल के एवरेज में, तो आपका भी जो रिटर्न होगा वो 20% के रेंज में ही होगा। ठीक है, अगर कंपनी ने 20% का जोड़ा है और स्टॉक ने अगर आपको 100% का रिटर्न दे दिया है, तो आने वाले साल में वो स्टॉक जो है एक रेंज में सीमित हो जाता है 3-4 सालों के लिए। तो ये देखना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। नाउ आरओसी और आरओई, ये मैं रिटर्न आपको पहले वो बता चुका हूँ। आरओसी होता है रिटर्न ऑन टोटल कैपिटल, जिसमें खुद का पैसा होता है और बैंक से हम लोग जो कर्जा लेते हैं। ठीक है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मान लीजिए अगर मेरे को कोई बिजनेस चालू करना है और उस बिजनेस को चालू करने के लिए अगर मुझे मान लीजिए 1 करोड़ रुपए की जरूरत पड़ रही है। एक सेकंड होल्ड ऑन। तो मुझे अगर वो बिजनेस को चालू करने के लिए 1 करोड़ रुपए की जरूरत पड़ रही है, ठीक है, तो मैं उसमें 70-80 लाख रुपए मेरे पास फंड थे, मैंने 70-80 लाख रुपए अपने डाल दिए और 20 लाख रुपए मैंने जो है बैंक से लोन ले लिया। तो ये टोटल जो रिटर्न आया आपका, ये टोटल का टोटल रिटर्न, सॉरी टोटल जो इन्वेस्टमेंट आई आपकी वो आई 1 करोड़ रुपए की, और ये 1 करोड़ का ब्रेकअप है। ये 1 करोड़ का आपका टोटल ब्रेकअप हो गया यहाँ पे। एक होता है आरओई विच इज रिटर्न ऑन कैपिटल, ये आपका खुद का फंड। जैसे मान लीजिए अगर 1 करोड़ की आपकी इन्वेस्टमेंट थी, तो 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट पे आपने 80 लाख रुपए का लोन लिया हुआ है, तो सॉरी 80 लाख रुपए आपने खुद का लगाया है, तो आपका रिटर्न ऑन इक्विटी जो कैलकुलेट होगा वो 80 लाख पे होगा।
ये आपकी खुद की इन्वेस्टमेंट है। तो हाँ, दोनों में से कोई भी एक फैक्टर देखिएगा, बट बेसिकली आरओसी देखना ज़्यादा अच्छा रहता है क्योंकि वो आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट्स को रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, चाहे आपका खुद का पैसा हो या बैंक का पैसा हो, दोनों इन्वेस्टमेंट को एक साथ में रिफ्लेक्ट करता है वो। तो ये ऑप्शन मैं शेयर कर चुका हूँ आपके पास। अगर आप सिंपल आरओसी कैसे कैलकुलेट किया जाता है तो मैं आपको समझा दूं। ये स्क्रीन आपको शायद यहाँ पे विजिबल नहीं होगी बिकॉज नीचे ये आइकन आ रहा है यहाँ पे। यस, अब हो गया। सो इन्वेस्टमेंट अगर आपकी 50 लाख है, आपके पास दो ऑप्शन है फ्रेंचाइजी के, एक है पिज्जा हट, दूसरा है बर्गर किंग। दोनों में इन्वेस्टमेंट आपकी 50 लाख रुपीज और रिटर्न आपको पिज्जा हट में आ रहा है 10 लाख रुपए का, वेरस बर्गर किंग में आ रहा है 8 लाख रुपए का। तो आरओसी इज वेरी सिंपल, 10 lakhs डिवाइडेड बाय 50 lakhs into 100 परसेंटेज का बेसिक फॉर्मूला विच इज 20%। सेम केस यहाँ पे अगर आप करेंगे तो ये आ जाएगा 16%। तो आरओसी फॉर स्टार्टिंग अ पिज्जा हट बिजनेस फॉर यू, एंड दिस इज जस्ट एन इलस्ट्रेटिव एग्जांपल, ये केवल एक एग्जांपल है। आरओसी जो है वो है सीधा सीधा 20%। पिज्जा हट का अगर आप बिजनेस खोलना चाहते हैं, और बर्गर किंग के केस में है ये 16% अगर आप बर्गर किंग का बिजनेस खोलना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन मैंने जैसे आपको बताया था, आपको दो चीजों को देखना पड़ता है। आरओसी तो देखना ही है, साथ साथ में आपको ये देखना है कि आरओसी बढ़ रहा है कि नहीं, और कौन सा आरओसी किस फॉर्म का कितनी ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। तो मेरे हिसाब से तो ये दोनों आरओसी अच्छे हैं, बट ऑब्वियसली मैं पिज्जा हट की तरफ ज्यादा इंक्लाइन हूँ क्योंकि वहां पे मेरे को 4% एक्स्ट्रा रिटर्न मिल रहा है, जो कि ये 20% दे रहा है, वेरएस बर्गर किंग जो है 16% ही दे रहा है मुझे। तो अगर मैं ग्रोथ की बात करूं इनमें, तो अगर आप देखेंगे तो पिज्जा हट और ये बर्गर किंग की 3 साल की एनुअल सेल्स रिपोर्ट है। ठीक है, पीएनएल अकाउंट। तो पहले साल कंपनी ने 10 लाख रुपए कमाया, दूसरे साल 11 लाख कमाया, तीसरे साल 12 लाख कमाया। ग्रोथ है, और हर साल 1-1 लाख रुपए की ग्रोथ हमें दिख रही है। तो पहले साल 10% ग्रो किया, दूसरे साल ऑलमोस्ट 94 के आसपास ग्रो किया, तीसरे साल जो है ऑलमोस्ट 85 के आसपास इन्होंने ग्रो किया, यानी कि 0.85% ग्रो किया। ठीक है, 8.5%। सो 10%, 9.4, 8.5, ये है साल दर साल की ग्रोथ जो है, ये इनके प्रॉफिट में। ठीक है, और इन्होंने ग्रोथ तो तीनों साल दी है। वैसे अगर आप बर्गर किंग देखोगे तो पहले साल इन्होंने 8 लाख रुपए कमाए थे, दूसरे साल इन्होंने 12 लाख रुपए कमाए, तीसरे साल इन्होंने 16 लाख रुपए कमाए। तो अगर आप यहाँ देखोगे तो इन्होंने रिटर्न तो पहले साल कम कमाया कंपेयर टू पिज्जा हट, लेकिन साथ साथ में अगर आप ये देखोगे कि दूसरे और तीसरे साल जो इनकी ग्रोथ में जंप आया है वो ज्यादा बेटर रहा है। अब मैं अगर आपसे पूछूंगा कि आप कौन सा बिजनेस ज्यादा पसंद करेंगे, तो ऑब्वियसली आपका और मेरा दोनों का जवाब यही होगा कि हमें बर्गर किंग के ज्यादा कॉन्फिडेंस है। अब बर्गर किंग के साथ हम जाएंगे क्योंकि प्रॉफिट की ग्रोथ यहाँ पे अच्छी आई है। तो ये होता है एक अच्छी कंपनी का अच्छा आरओसी प्लस उसमें एक अच्छी खासी ग्रोथ को कंपेयर करने का तरीका। और जब भी आप किसी स्टॉक को चुनते हैं, आपको हमेशा एक अच्छा आरओसी देखना पड़ता है, और साथ साथ में उसको उसके कॉम्पिटिटर से मैच करके ये देखना पड़ता है कि ग्रोथ किस में ज्यादा आ रही है। तो मैं एक बार ना विप्रो और इन्फोसिस का कंपैरिजन कर रहा था। ठीक है, और जब मैं विप्रो और इन्फोसिस का कंपैरिजन कर रहा था तो मैंने ये देखा कि इन्फोसिस का रिटर्न तो अच्छा है ही, साथ साथ में उसकी ग्रोथ भी अच्छी आ रही है। सो इन्फोसिस हर एंगल से मेरे को ज्यादा अच्छा दिखा। उनके 10 साल की एवरेज सेल्स ग्रोथ, 5 साल की, 3 साल की ग्रोथ सब अच्छी थी। सब में इन्फोसिस ने विप्रो को बीट कर दिया था, और इसीलिए मैं हमेशा इन्फोसिस पे ज्यादा बुलिश रहता हूँ। वेरस अगर मैं वही टीसीएस के साथ इन्फोसिस को कंपेयर करूं तो टीसीएस का ये चीज ज्यादा बेटर निकल के आता है। ठीक है, एक रिस्क ये भी है, अगर आप देखोगे कि टीसीएस और इन्फोसिस को अगर मैं कंपेयर करूं तो टीसीएस का काफी हद तक बिजनेस डोमेस्टिक है, यानी इंडिया के ऊपर डिपेंडेंट बहुत ज्यादा है। कुछ फिक्स कॉन्ट्रैक्ट हैं, गवर्नमेंट के पासपोर्ट सेवा केंद्र का कॉन्ट्रैक्ट है, आईआरसीटीसी का कॉन्ट्रैक्ट है। वैसे इन्फोसिस का पूरा बिजनेस जो है ये फॉरेन डिपेंडेंट है, यानी कि अगर मान लीजिए कल के दिन में डॉलर की कीमत अगर बढ़ गई तब तो इन्फोसिस को बहुत फायदा होगा क्योंकि उनको पैसा डॉलर में मिलता है। लेकिन वही डॉलर अगर घट गया तो इन्फोसिस को दूसरे तरीके से भी लॉस हो जाएगा, इवन दो वो अपना बिजनेस ग्रो कर रहे होंगे। तो ये रिस्क टीसीएस में भी है, उनका भी फॉरेन डिपेंडेंसी है, लेकिन उतना नहीं है जितना इन्फोसिस में है। तो रिस्क भी आपको देखना पड़ता है, और साथ साथ में प्रॉफिट ग्रोथ तो है ही है।
तो पहला फिल्टर आपका आरओसी का लगता है, दूसरा आरओसी के साथ कॉम्बिनेशन में सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ का लगता है। जब इस तरीके से आप 2-3 कॉम्पिटिटर को एक दूसरे से कंपेयर करेंगे ना, जैसे कैसे हम मोबाइल लेने जाते हैं या कार लेने जाते हैं, हम सेम साइज के मॉडल्स को कंपेयर करते हैं सेम प्राइस रेंज में, किसी का इंजन पावर अच्छा होता है, किसी का कुछ अच्छा होता है, आपकी जरूरत क्या है वो आप देखते हो। आपको इंजन पावर से ज्यादा कुछ लेना देना ही नहीं है, आपको माइलेज से लेना देना है, तो आप माइलेज पे फिल्टर लगाते हो। वैसे स्टॉक को सेलेक्ट करने के लिए सबसे पहले मेरे को देखना है, और मैं अगर एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ तो मैं सेल्स की आरओसी तो देखूंगा ही कंपनी का, लेकिन साथ साथ में उसका फ्यूचर का प्रॉफिट ग्रोथ भी देखूंगा कि कौन सी कंपनी आज भी इतनी बड़ी होने के बाद भी तेजी से ग्रो कर रही है। ठीक है, तो ये जो चीज है ये देखना बहुत ज्यादा जरूरी है हम लोगों के लिए। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को आरओसी और आरओई अभी तक अच्छे से समझ आ गया होगा। अब तक के सेशन पे किसी को कोई डाउट है? सो अब अनम्यूट कर सकता है, मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग अपना मिनिमाइज कर रहा हूँ। अब तक के सेशन पे किसी को कोई डाउट है तो प्लीज रेज कर सकता है वो कंसर्न। नो डाउट भैया। और कोई? क्योंकि आज काफी लोग यहाँ पे नए जुड़े हैं बाहर से, उसलिए मैं पूछना चाहता हूँ, किसी को अभी तक के सेशन पे कोई डाउट अगर है तो खुल के पूछ सकता है।